सो हेलो, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत करता हूं एक बार फिर आपके प्यारे चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। सो बच्चों, कैसे और आप सभी लोग? आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे, आप लोग की पढ़ाई एकदम बढ़िया चल रही होगी। सो जैसा कि आपको पता है कि मैंने ऑलरेडी हमारा जो 8th लेसन है जिसका नाम है सेल बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी, वो हम लोग ने स्टार्ट कर दिया है, जिसमें से मैंने ऑलरेडी 2 लेक्चर कंप्लीट कर रखे। ठीक है, 2 लेक्चर मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए, तो अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर जरूर से देख लेना। आज ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है। ठीक है, इसमें बहुत सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। जो लास्ट के 2 लेक्चर थे, दैट इज लेक्चर नंबर 1, उसमें हम लोग ने डिस्कस किया था सेल बायोलॉजी के बारे में। बहुत सारी चीजें सेल बायोलॉजी के बारे में हम लोग डिस्कस की थी। सेल बायोलॉजी होती क्या है, कौन कौन सी चीजें इसके अंदर जरूरी होती है, स्टेम सेल्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस किए थे। कितने टाइप्स के स्टेम सेल्स होते हैं, ये सारी चीजें हम लोग ने, जो हमारा लेक्चर नंबर 1 था उसमें मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया था। फिर बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, और बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी है, क्योंकि आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड आते हैं। और इससे जो इसके जो यूजेस है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था लास्ट वाले लेक्चर में कि बीटी कॉटन से इसके यूजेस है, बहुत सारे ऐसे यूजेस मैंने आप लोगों को पढ़ाए थे लास्ट वाले लेक्चर में। तो उसके यूजेस भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। ऐसा बोल देगा शॉर्ट नोट लिखने के लिए उन चीजों पे, या फिर यूजेस बताओ अलग अलग टाइप्स के, तो आपको बता के उसे एक्सप्लेन करना पड़ेगा। सही है, तो ये जरूर से देख लेना। लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। सही है, लेक्चर नंबर 1 लेक्चर नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर से देख लेना। सो आज हम लोग स्टार्ट करें हमारा लेक्चर नंबर 3। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे दैट इज ब्लू रेवोल्यूशन क्या होता है, ग्रीन रेवोल्यूशन क्या होता है, मिल्क, फिर मिल्क का प्रोडक्शन इतना ज्यादा क्यों बढ़ा, व्हाइट रेवोल्यूशन में लोग पढ़ेंगे, फिर इंसेक्टिसाइड क्या होते हैं, ये बहुत सारी चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले, मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में, ये सारी चीजें आज हम लोग डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 3 में। क्लियर है, समझ में आ गया? सो वीडियो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको एक छोटा सा अनाउंसमेंट देना चाहता हूं कि हमारा जो JR ट्यूटोरियल्स का एप्लीकेशन है वो जरूर से डाउनलोड कर लेना जाके प्ले स्टोर के ऊपर से, क्योंकि एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट एप्लीकेशन है, एकदम इजीली आप लोग को मिल जाएगा, और 12-13 MB का एप्लीकेशन है, ज्यादा नेट भी नहीं लगेगा आपका। सही है, उसके ऊपर बहुत सारे क्विजेस आ रहे हैं आपके स्टैंडर्ड से रिलेटेड, तो काफी सारे क्विजेस उसके ऊपर आ चुके हैं, बहुत सारे टेस्ट सीरीज आ चुके हैं, तो जाके फटाक से अटेंड करो और टैग करके राहुल सर को बताना कि कितने आपको मार्क्स मिले, अच्छे मार्क्स मिले कि नहीं। और साथ ही साथ इसके ऊपर बहुत सारे लेक्चर वीडियोस आने वाले हैं, बहुत सारे बैचेस शुरू होने वाले हैं इसके ऊपर, तो जल्दी से जाके इसको डाउनलोड कर लेना। क्लियर है, समझ में आया? और यदि आपको इस पूरे सेशन के थ्रू, मतलब इस पूरा का पूरा जो साइंस 2 है, ये जो बायोलॉजी वाला पार्ट है, इससे कोई भी डाउट होता है, कोई भी आपका एक क्वेश्चन अराइज होता है, तो डायरेक्टली आप आके मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे पूछ सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं कि सर मुझे ये पार्ट में ये डाउट है, थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कर दो। तो या तो मैं आपको वहीं पे एक्सप्लेन कर दूंगा, और अगर एक्सप्लेन करने जैसा वहां पे अगर नहीं होगा, चैट में पॉसिबल नहीं होगा, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो, एक छोटा सा वीडियो बना के उसमें आप लोग को समझा दूंगा। क्लियर है, समझ में आ गया? एकदम बेस्ट तरीका है, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप यहां पे आके मुझे बता देना। सही है, और यदि आप लोग को मुझे फीडबैक भी देना, अगर आपको मेरा लेक्चर समझ में भी आता है, पसंद आता है, तो वही आप यहां पे आके मुझे बता सकते हैं। एक टीचर को बहुत अच्छा लगता है कि उनके बच्चों को सारी चीजें समझ में आ रही है। क्लियर है, समझ में आ रहा है? तो चलो आ जाओ, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। क्या पढ़ना है हम लोग को? सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है दैट इज एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट में ग्रीन रेवोल्यूशन पढ़ना है। ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन, यहाँ पे 2 साइंटिस्टों के नाम दिए, पहले समझो ग्रीन रेवोल्यूशन होता क्या है। देखो, ग्रीन रेवोल्यूशन जनरली आपका असाइंड है एग्रीकल्चर से। देखो, पहला का जो टाइम था, यानी 20th सेंचुरी का टाइम था। 20th सेंचुरी मतलब क्या? जो 1947 का टाइम था। ठीक है, जब हमारा देश आजाद हुआ था, तो उस समय पे हमारे पास इतना ज्यादा कल्टीवेशन नहीं था। देखो, पॉपुलेशन थी उस टाइम पे, हमारी जो पॉपुलेशन थी वो अराउंड 350 मिलियन थी। ठीक है, 350 मिलियन पॉपुलेशन थी, तो पॉपुलेशन तो थी काफी ज्यादा, लेकिन हमारे पास इतना ज्यादा फूड नहीं था, इतना ज्यादा हम लोग बोल सकते हैं रिसोर्स नहीं था कि हम सबकी हंगर को मिटा सके। सही है, सही बात बोल रहा हूं मैं, कि उस टाइम पे इतनी सारी चीजें अवेलेबल नहीं थी, इतना ज्यादा प्रोडक्शन नहीं होता था कि हर इंसान की हंगर को हम लोग मिटा सके। तो बहुत ज्यादा परेशानी देखने मिली थी उस टाइम पे। जनरली हमारी जो कंट्री थी, अभी अभी आजाद हुई थी हमारे अंग्रेजों से। ठीक है, हमारे तो नहीं, वहां के अंग्रेज थे, उनसे आजाद हुई थी ना हमारी कंट्री। तो अभी जो इनका कंडीशन था, इकोनॉमिकल कंडीशन, वो भी बहुत बेकार था। हम लोग बोल सकते हैं कि हमारी कंट्री अंडर डेवलपिंग कंट्री थी। अभी तो डेवलपिंग हो गई है ना, उस टाइम पे अंडर डेवलपिंग कंट्री थी। तो इस टाइम पे इस हंगर को मिटाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी थी, तो वहां पे हुआ दैट इज ग्रीन रेवोल्यूशन। मतलब 2 साइंटिस्ट थे, कौन कौन से? दैट इज डॉक्टर MS स्वामीनाथन, ठीक है, एक साइंटिस्ट थे, और एक थे डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है, 2 साइंटिस्ट थे जिनका क्या क्या नाम था, दैट इज MS स्वामीनाथन और नॉर्मन बोरलॉग, 2 डॉक्टर थे। इन्होंने क्या किया, देखो, ये नॉर्मल जो इंडिया की जो सीड थी, ठीक है, इंडिया के जो ये हम लोग बोल सकते हैं ब्रीड थी प्लांट्स के, ठीक है, उन ब्रीड्स को अच्छे ब्रीड से क्या करवा दिया, ये करवा दिया, क्रॉस करवा दिया विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी याद है सबको, लेक्चर नंबर 2 में डिस्कस किया था।
बायोटेक्नोलॉजी में क्या होता था बच्चों, मैंने आप लोगों को बताया था कि आप किसी भी एक ऑर्गेनिज्म का, ठीक है, एक ऑर्गेनिज्म का कोई भी डीएनए निकाल के किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में डाल दो और उस ऑर्गेनिज्म के अंदर उस डीएनए से प्रोटीन बनने लगेगा। मतलब ये वाला जो प्रोटीन है, इसका जो प्रोटीन है वो किसके अंदर बनेगा, इस ऑर्गेनिज्म के बनेगा। इसको हम लोग होस्ट बोलते हैं। तो इसके अंदर मैं डाल रहा हूं ना चीजें, तो इसको मैंने क्या बोला, होस्ट बोला। क्लियर है। सो ये चीजें होती है बायोटेक्नोलॉजी में। तो साइंटिस्टों ने क्या किया, इन साइंटिस्टों ने क्या किया, इन्होंने क्या किया कि इंडिया के जो ब्रीड थी, ठीक है, इंडियन जो ब्रीड थी उसको बाहर की जो अच्छी अच्छी ब्रीड्स होती थी, इंडिया में अच्छी ब्रीड नहीं मिल रही थी, ठीक है, इंडिया में प्लांट्स की अच्छी ब्रीड नहीं मिल रही थी, तो इन्होंने क्या किया कि बाहर की जो अच्छी सी ब्रीड थी जिसका प्रोडक्शन ज्यादा हो, जो ज्यादा डिजीज रेजिस्टेंट हो, उसको क्या किया, इंडिया के अंदर लाया। तो इंडिया की ब्रीड और उनका ब्रीड को दोनों को क्रॉस करवाया, जिसकी वजह से एक ऐसा ये मिला हम लोग को, एक ऐसा प्लांट मिला जो इंडिया के कंडीशन में सरवाइव तो कर सकता है, साथ ही साथ वो प्रोडक्शन भी अच्छा दे सकता है। सही बात है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा एक एरिया है, 1 स्क्वायर फुट का एरिया है, उसमें 5 किलो में धान उगाता हूं या फिर 5 किलो गेहूं उगाता हूं। तो अब मैं, ये तो पहले का बात है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, लेकिन अब मैंने एक अच्छी ब्रीड ले ली, ठीक है, जिसका प्रोडक्शन बहुत अच्छा है, तो उसी 1 स्क्वायर फीट एरिया में मैं 5 किलो की जगह 50 किलो उगा सकता हूं। सही है। तो और ज्यादा लोगों की मैं नीड पूरी कर सकता हूं उसी एक स्पेसिफिक एरिया में। मतलब प्रोडक्शन क्या हो गया, पर हेक्टर जो प्रोडक्शन था वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। और यही चीज की गई थी किसके अंदर, हमारे ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर। समझा। तो ग्रीन रेवोल्यूशन क्या था, अभी समझ में आ गया आप लोग को कि एग्रीकल्चर, ठीक है, एग्रीकल्चर में जो इंक्रीज हुआ, प्रोडक्शन का जो इंक्रीज हुआ, वो बिकॉज ऑफ क्रॉस ब्रीड, ठीक है, क्रॉस ब्रीड की वजह से हुआ। इंडिया में जितनी भी ब्रीड थी वो डॉर्फ ब्रीड थी। डॉर्फ ब्रीड मतलब क्या, रिसेसिव, ठीक है, जो अच्छा काम नहीं कर पाती। 9th में हम लोग ने पढ़ा है, शायद आप लोग ने पढ़ा होगा, मेंडल का एक्सपेरिमेंट, तो उसमें डोमिनेंट और रिसेसिव वाली चीजें थी ना। तो वो डोमिनेंट मतलब जो भी चीजें रिसेसिव होती है ना, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डॉर्फ, ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं जनरली, डॉर्फ मतलब छोटा, ठीक है। तो जितने भी ब्रीड थी इंडिया में वो जनरली रिसेसिव ब्रीड थी, जिसकी वजह से ज्यादा अच्छा कल्टीवेशन नहीं हो रहा था। तो इसको क्रॉस करवा के इसको अच्छी ब्रीड में कन्वर्ट किया गया और प्रोडक्शन क्या हुआ, इंडिया में इंक्रीज हुआ, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा 70% या 80% ज्यादा प्रोडक्शन हम लोग को देखने के लिए मिला। क्लियर है, समझ में आ गया ग्रीन रेवोल्यूशन, एकदम क्लियरली। आ जाओ नेक्स्ट चलते हैं, दैट इज व्हाइट रेवोल्यूशन। देखो व्हाइट रेवोल्यूशन क्या है, पहले के टाइम पे, वही पहले का टाइम याद कर लो वापस, जब हमारा देश आजाद हुआ था, तो उस टाइम पे जो गांव वाले एरिया थे, ठीक है, गांव वाले जो नॉर्मल एरिया थे, उनके पास बहुत ज्यादा गाय भैंस थी, तो उनको दूध मस्त मिल जाता था, ठीक है, उनको दूध की ज्यादा कमी नहीं मिलती थी। लेकिन जो शहर में रहते हैं लोग, ठीक है, शहर में रहते हैं लोग, क्या उनके पास गाय भैंस होती थी, नहीं होती थी ना। अभी तो आप लोग को बाहर जाओगे दुकान पे दूध मिल जाता, लेकिन उस टाइम पे ऐसा नहीं था सीन। उस टाइम पे क्या था कि वो जो गांव में बहुत ज्यादा दूध है, लेकिन शहर में अगर आप जाओ तो शहर में लोग थोड़ी गाय भैंस पालते हैं। शहर में तो लोगों को खुद को रहने की जगह नहीं होती, तो वो गाय भैंस को कहां रखे। सही है। तो शहर में लोग ज्यादातर गाय भैंस को नहीं पाल पाते थे, जिसकी वजह से उनको मिल्क नहीं मिल पाता था, ठीक है, शहर में ज्यादा मिल्क नहीं मिल पाता, ज्यादा प्रोड्यूस नहीं हो पाता था। तो हम लोग बोल सकते हैं कि इंडिया में एक ऐसा पार्ट है, ठीक है, उसी इंडिया में एक ऐसा पार्ट है जहां पे एक्सेस मिल्क है, बहुत ज्यादा मिल्क है, ठीक है, बहुत एक्सेस मिल्क है, और एक ऐसा जगह है जहां पे बहुत ज्यादा कमी है, ठीक है, जहां पे बहुत ज्यादा क्या है, कमी है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो मिल्क है प्रोडक्शन, यहाँ पे प्रोडक्शन ज्यादा नहीं हो रहा है, मतलब प्रोडक्शन क्या है, मिल्क जल्दी मिल ही नहीं रहा। सही है, यहाँ पे जो मिल्क है वो मिल ही नहीं रहा, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा कमी है। जैसे हम लोग बोल सकते हैं कि शहर वाला पार्ट है ना, ठीक है, सिटी वाला पार्ट है जो, सही है, क्लियर है, समझ में आया। तो जो सिटी वाला पार्ट है उसके अंदर बहुत कमी है, बहुत कम अमाउंट में हम लोग को मिल्क मिल रहा है, लेकिन जो आपके गांव वाला पार्ट है, दैट इज विलेज वाला पार्ट है, उसके अंदर बहुत ज्यादा आपको क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है। तो इसको, इन चीजों को चलाने के लिए, ठीक है, अब यहां से, अब देखो दूध ऐसी चीज है, मिल्क एक ऐसी चीज है जिसको आप ज्यादा दिन तक स्टोर नहीं कर सकते। आप लोगों ने घर पे भी देखा होगा कि दूध जनरली 1 या 2 दिन तक ही चलता है, ठीक है। दूध का कोई पैकेट लेना, खरीदने जाना ना दूध जब, तो उसके पैकेट के पीछे देखना कि उसकी एक्सपायरी डेट 1 या 2 दिन की होती है, उससे ज्यादा वो चल नहीं सकता। तो आपका दूध ज्यादातर, हम लोग ज्यादा इसको ये नहीं कर सकते, ज्यादा टाइम तक इसको सस्टेन नहीं करवा सकते। इसीलिए अगर मुझे गांव से शहर दूध भेजना है, ठीक है, तो अगर उसमें 2 दिन का टाइम लग रहा है, तो भेजते टाइम में मेरा दूध क्या हो जा रहा है, स्पॉइल हो जा रहा है, खराब हो जा रहा है, तो कुछ मतलब हुआ क्या, नहीं। तो इसकी वजह से बहुत सारी कंपनीज आई, ठीक है, बहुत सारी कंपनीज आई, और उन्होंने क्या किया, सबसे पहला कोऑपरेटिव मूवमेंट स्टार्ट किया। क्या स्टार्ट किया, कोऑपरेटिव मूवमेंट, ठीक है। कोऑपरेटिव मूवमेंट मतलब क्या, कि बहुत सारे अलग अलग टाइप के फार्मर एक साथ है, बहुत सारे फार्मर क्या है, एक साथ है, और उन्होंने क्या किया, एक कंपनी बिल्ड की, ठीक है, उन्होंने क्या किया, एक कंपनी बिल्ड की, और वो कंपनी के ब्रांचेस हर जगह खोल दिए नॉर्मली एग्जांपल में, और उस कंपनी से थ्रू उसका प्रिजर्वेशन बेटर हो पाया और उस मिल्क की डिलीवरी बेटर हो पाई। ये सारी चीजें कहां स्टार्ट हुई थी, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है जिसको हम लोग कहते हैं आनंद, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस है जो कहां है, आनंद। कहां पे ये प्लेस है, गुजरात में,
यहाँ पे प्लेस है गुजरात में, ठीक है। तो एक कोऑपरेटिव मूवमेंट हुआ जिसकी वजह से एक कंपनी बिल्ड हुई जिसका नाम क्या था, आनंद। और इस कंपनी का नाम क्या है, कोई गेस कर सकता है? ठीक है, आपके आसपास भी आप लोग खाते रहोगे इसके प्रोडक्ट। इस कंपनी का नाम है दैट इज अमूल। सुना है? इस कंपनी का नाम है दैट इज अमूल। अमूल आज भी एक कोऑपरेटिव कंपनी है, मतलब वो फार्मर्स के द्वारा चलती है। जितने भी फार्मर्स है ना उनमें एक्स्ट्रा ज्यादा प्रॉफिट पहुंचाया जाता है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या है, दैट इज ए से आनंद, आनंद एक शहर में जहां से चालू हुआ था, ठीक है। एम से मिल्क, यू से यूनियन, एल से लिमिटेड, ठीक है। तो आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, यूनियन लिमिटेड मतलब क्या कि बहुत सारे अलग अलग फार्मर्स हैं वो एक साथ आते हैं और ये कंपनी बिल्ड हुई थी, ठीक है। तो इट इज हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे फार्मर्स यूनाइट हुए थे तब जाके कंपनी बिल्ड हुई थी। तो उसका फुल फॉर्म क्या हो गया, दैट इज आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, ठीक है। समझा? समझ में आया? तो इसके ऊपर एक बहुत अच्छी सी मूवी बनी हुई है, ठीक है। मंथन नाम है शायद मूवी का। अभी मत देखना, अभी तुम लोग एग्जाम आने वाले, जब एग्जाम खत्म हो जाए ना तब वो मूवी देखना, ठीक है। अभी मत देखो, नहीं तो सर आप लोग बोले घर पे कि सर ने मूवी रिकमेंड किया देखने के लिए, नहीं। बट एक अच्छी सी मूवी बनी थी इसके ऊपर जिसका नाम था मंथन, ठीक है, जिसमें बहुत अच्छा ये कोऑपरेटिव मूवमेंट दिखाया गया था। तो इस कोऑपरेटिव मूवमेंट को जनरली लीड किसने किया था, एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था डॉक्टर वर्गीस क्यूरियन, ठीक है। इनको फादर ऑफ हमारे व्हाइट रेवोल्यूशन भी कहा जाता है, ठीक है। वैसे इनको भी याद रख लेना, इन दोनों को भी फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कहा जाता है। तो ये भी आप लोगों को क्वेश्चन आ सकता है कि हु इज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, आप लोग एग्जाम में दे देगा। तो जनरली एम.एन. स्वामीनाथन वाला जो ऑप्शन होगा उसे टिक करना, ये भी है। अगर ये नहीं रहेगा ऑप्शन में तो दैट इज नॉर्मन बोरलॉग। क्लियर है? समझ में आ गया? समझ में आ गया? नेक्स्ट है दैट इज ब्लू रेवोल्यूशन। देखो ब्लू रेवोल्यूशन जनरली रिजेंबल करता है दैट इज आपके जितने भी एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है। जितने भी एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म है, अगर आप और एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म की खेती कर रहे हो, उनकी फार्मिंग कर रहे हो, तो वो किसके अंदर आएगा, ब्लू रेवोल्यूशन के अंदर आएगा। खेती मतलब क्या, देखो जनरली अगर आप जितने भी सीज है, ठीक है, सी में जाओ या फिर रिवर में जाओ, वहां से अगर आप जितने भी एक्वाटिक या फिर जैसे फिशेस हो गई, बहुत सारे लॉबस्टर्स हो गए, तो इनको अगर आप पकड़ने की कोशिश करोगे तो वहां से जो ये हम लोग बोल सकते हैं जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है उसके ऊपर बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। बहुत सारी स्पीशीज इंडेंजर्ड है, बहुत सारी स्पीशीज अलग अलग टाइप की एक्सटिंक्शन हो सकता है ना, ऐसे बात हम लोग कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, देखो आप खुद का ही घर पे एक पॉन्ड बनाओ, ठीक है। घर पे क्या बनाओ, एक बड़ा सा पॉन्ड बनाओ, उस पॉन्ड के अंदर पानी, एक्चुअली पॉन्ड के अंदर क्या होगा, पानी होगा ना, और इसके अंदर बहुत सारे एक्वाटिक एनिमल्स को क्या कर लो, ग्रो कर लो, ठीक है। बहुत सारे एक्वाटिक एनिमल्स को क्या कर लो, ग्रो कर लो। सिंपल सी बात है, ठीक है। एक्वाटिक एनिमल्स को क्या करो, ग्रो करो। अब ये एनिमल्स कौन कौन से हो सकते हैं, आपके फिशेस हो सकते हैं, ठीक है, लॉबस्टर्स हो सकते हैं, जो भी ऑर्गेनिज्म बाहर बिकता हो, ठीक है, कमर्शियली यूज होता हो, वो सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स को क्या कर लो, आप ग्रो कर लो। ग्रो करने के बाद आप क्या करो, इसमें से चीजें पकड़ो, ठीक है, यहाँ पे मछलियां पकड़ो, ये करो और इनको जाके बेचो, ठीक है, इनको जाके क्या करो, बेचो। सिंपल सी बात है ना। अब देखो आपने अपने ऑर्गेनिज्म को ग्रो किया है और उनको जाके बेचा है, तो इस पे कोई बायोडाइवर्सिटी का इफेक्ट होगा क्या, नहीं। बायोडाइवर्सिटी को आपने ऐसे छोड़ दिया, ठीक है, जितनी बायोडाइवर्सिटी ग्रो हो रही है होने दो, लेकिन आपने क्या किया, खुद का एक कल्टीवेशन किया, ठीक है, खुद की एक पॉन्ड बनाया और उस पॉन्ड के अंदर खुद के एनिमल्स को क्या किया, ग्रो करवाया, नंबर इंक्रीज करवाया और उनको जाके बेचा। सही बात है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज हमारी फार्मिंग, ठीक है। किसकी फार्मिंग है ये, दैट इज एक्वाटिक एनिमल्स की फार्मिंग, ठीक है। तो इसके लिए हमारी गवर्नमेंट ने एक हम लोग बोल सकते हैं एक योजना निकाली थी जिसको हम लोग बोलते हैं दैट इज नील क्रांति मिशन, जिसके वजह से जिसके अंदर बहुत सारे लोगों को ना बहुत सारी सब्सिडरीज मिलती थी, बहुत सारे पैसे मिलते थे। अगर आपको ऐसा पॉन्ड बनाना है अपने एरिया में तो बहुत सारा पैसा गवर्नमेंट के द्वारा बांटे जाते थे, जिसके वजह से इस ब्लू रेवोल्यूशन में क्या आई, बहुत ज्यादा हम लोग बोल सकते हैं इंक्रीज आई या फिर ग्रोथ देखने मिली। क्लियर है? समझ में आ गया? तो ग्रीन रेवोल्यूशन समझ में आ गया, ब्लू रेवोल्यूशन समझ में आ गया और हमारा व्हाइट रेवोल्यूशन आप लोगों को समझ में आ गया। तीन रेवोल्यूशन के अंदर से कोई ना कोई एक जो टॉपिक है वो पूछ लिया जाता है कभी कभी एग्जाम में, तो जनरली इस चीजों को समझ में ले लेना, अच्छे से याद करके रखना। सही है? जितनी जितनी बातें मैंने आप लोगों को बताई है वो सारी चीजें याद रखना, ठीक है, समझा? ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट चीज चलते हैं, फर्टिलाइजर्स के बारे में और इंसेक्टिसाइड्स के बारे में हम लोग पढ़ते क्या होते हैं। देखो फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, फर्टिलाइजर्स दो प्रकार के हो सकते हैं, या तो आपका ऑर्गेनिक मैन्योर होगा, ऑर्गेनिक मैन्योर मतलब क्या, जो आपके खाद होते हैं, ठीक है, मैन्योर का मतलब होता है खाद, तो आपके जो खाद है वो या तो ऑर्गेनिक हो सकते हैं या तो आप लोग इसकी जगह क्या यूज कर लोगे, दैट इज केमिकल
फर्टिलाइजर। ठीक है, आप इसकी जगह क्या यूज कर लोगे, दैट इज केमिकल फर्टिलाइजर। क्लियर है? तो यहां पे हम लोग दो चीजें यूज कर सकते हैं, या तो आप लोग ऑर्गेनिक मैन्योर यूज कर लो, या तो आप क्या यूज कर लो, दैट इज केमिकल फर्टिलाइजर यूज कर लो। ये दो आपके पास ऑप्शन है। लेकिन जब भी आप ऑर्गेनिक मैन्योर यूज करते हो, ठीक है, जब भी आप ऑर्गेनिक मैन्योर यूज करते हो तो उसके अंदर क्या होते हैं, उसके अंदर जनरली बैक्टीरियाज होते हैं जो क्या करते हैं, उस सॉइल के अंदर उस सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाते हैं, साथ ही साथ उसके अंदर बहुत सारे मिनरल्स बोल सकते हैं, बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, जैसे पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, ठीक है, कैल्शियम हो गया। ये सारी चीजें क्या करते हैं, वो उसका लेवल इंक्रीज करते हैं, किसके अंदर, आपके प्लांट के अंदर। ठीक है, आपके प्लांट के अंदर इन सारी चीजों का लेवल इंक्रीज करते हैं, जिसकी वजह से ऑर्गेनिक मैन्योर ज्यादा बेनिफिशियल होते हैं आपके प्लांट के लिए। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज है। ठीक है, आप लोग बोलते रहे सर ऑर्गेनिक चीजों का क्या डिसएडवांटेज है। देखो, एक छोटा सा डिसएडवांटेज ये भी है कि इसका प्रोडक्शन इतना ज्यादा नहीं होता। अगर आप ये ऑर्गेनिक मैन्योर यूज करोगे ना तो प्रोडक्शन जनरली ज्यादा नहीं होता। लेकिन अगर आप केमिकल फर्टिलाइजर यूज करोगे तो इससे भैया प्लांट पे तो इफेक्ट होगा, आपकी बॉडी पे भी इफेक्ट होगा जब आप उस चीजों को खाओगे, ठीक है, उस पर भी इफेक्ट होगा। लेकिन साथ ही साथ इसके अंदर प्रोडक्शन हम लोग को बहुत ज्यादा देखने मिलता है। ठीक है, इसके अंदर हम लोग को प्रोडक्शन बहुत ज्यादा देखने मिलता है, इसीलिए मोस्ट ऑफ द फार्मर केमिकल फर्टिलाइजर्स को यूज कर लेते हैं। क्योंकि वो लोग क्या सोचते हैं, भैया देखो यार वैसे ही हम लोग पैसा नहीं मिलता, हम लोग को 1 किलो के पीछे इतना कम पैसा मिलता है, तो हम लोग क्या करते हैं यार, प्रोडक्शन ही बढ़ा देते, जितना ज्यादा प्रोडक्शन हो कम से कम उतना तो पैसा मिले। सही है, जो बेच खरीद रहा है उसको फर्क नहीं पड़ता आप ऑर्गेनिक से बनाओ या केमिकल से बनाओ। आज के टाइम में इसकी थोड़ी वैल्यू बढ़ रही है। ठीक है, आज के टाइम पे आप लोग देख रहे रहोगे कि बहुत सारे लोग ऑर्गेनिक जो चीजें होती है, जो हम लोग बोल सकते हैं ऑर्गेनिक प्रोडक्ट होते हैं, उसके पीछे ज्यादा पैसे खर्च कर रहे हैं। ठीक है, इसीलिए ये सारी चीजें ऑर्गेनिक चीजें महंगी भी होती है। सही है, क्योंकि ये प्रोडक्शन इसका ज्यादा अच्छा इतना नहीं होता। तो अगर प्रोडक्शन इतना नहीं हो रहा है, लेकिन फार्मर को तो अपना घर चलाना ही है ना, तो वो तो उतने में ही बेचेगा जितने में वो इस चीज को बेचता था। सही बात है, इसीलिए केमिकल से यूज होने वाली जो चीजें होती है वो थोड़ी सी कॉस्ट इफेक्टिव होती है, कम प्राइस में होती है। लेकिन जो ऑर्गेनिक चीज होती है वो थोड़ा सा महंगा आप लोग को देखने मिलता है। क्लियर है, समझ में आ गया? ओके, सो आई होप आप लोगों को फर्टिलाइजर के बारे में समझ में आ क्या होता है। नेक्स्ट है इंसेक्टिसाइड। देखो, इंसेक्टिसाइड का सिंपल सा मतलब है जो भी चीज इंसेक्ट को मार दे वो इंसेक्टिसाइड। ठीक है, जो भी चीज क्या कर दे, इंसेक्ट को मार दे, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, इंसेक्टिसाइड। अब इंसेक्टिसाइड भी बहुत टाइप के हो सकते हैं, या तो आप ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड ले लो या फिर आप केमिकल इंसेक्टिसाइड ले लो। केमिकल इंसेक्टिसाइड में एक बहुत ही फेमस एग्जांपल है, दैट इज DDT। ठीक है, DDT आज के टाइम पे इस DDT को बैन कर दिया गया है, बैन। ठीक है, क्यों भैया, पहले बहुत यूज होता था। इसका फुल फॉर्म क्या है, दैट इज डाइक्लोरो डाइफिनाइल टेट्राक्लोरो इथेन। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या है, दैट इज डाइक्लोरो डाइफिनाइल टेट्राक्लोरो इथेन। ये आपको फुल फॉर्म नहीं आएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, इतना टेंशन मत लो, फुल फॉर्म नहीं पूछेगा, बस ये बता रहा हूं आप लोग को कि DDT पहले इसको इंसेक्टिसाइड यूज किया जाता था, प्लांटों पे छिड़का जाता था। लेकिन बाद में गवर्नमेंट को पता चला कि जो DDT है ना भैया, इसकी वजह से हमारी हेल्थ पे बहुत ज्यादा नुकसान देखने होता है। ठीक है, अगर आप DDT पे छिड़का हुआ प्लांट खाओगे ना, तो उससे वजह से आपके अंदर कैंसर जैसी चीजें डेवलप हो सकती हैं, या फिर उस जो प्लांट है वो उसके वजह से प्लांट के ऊपर भी बहुत ज्यादा नुकसान हम लोग को देखने के लिए मिलता है। साथ ही साथ वो जो सॉइल का फर्टिलिटी है ना, वो भी क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा कम हो जाती है। इसकी वजह से इस DDT को क्या कर दिया गया, बैन कर दिया गया। क्लियर है, समझ में आ गया? ये एक टाइप का क्या है, इंसेक्टिसाइड है। इंसेक्टिसाइड मतलब क्या, जो इंसेक्ट्स को मार दे। क्लियर है, आ जाओ नेक्स्ट पे चलते हैं, दैट इज अवर ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग है ना, अभी आप लोगों को बताया कि अगर आप ऑर्गेनिक फार्मिंग मतलब क्या, कि अगर आप फर्टिलाइजर्स में, ठीक है, अगर आप फर्टिलाइजर्स में ऑर्गेनिक मैन्योर को यूज करोगे, क्या यूज करोगे, ऑर्गेनिक मैन्योर। ऑर्गेनिक मतलब जो भी चीजें प्लांट से आ रही है, जैसे प्लांट का वेस्ट हो गया, ह्यूमन का वेस्ट हो गया, वेस्ट मटेरियल होता है ना, अगर प्लांट सड़ गया है, ठीक है, तो उस सड़ा हुआ जो पार्ट है वो भी क्या है, एक टाइप का वेस्ट ही है उस प्लांट का। तो उस प्लांट को जब छोटे छोटे माइक्रोब्स होते हैं ना, वो क्या करने लगते हैं, डिकम्पोज करने लगते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा उसमें से गैसेस निकलती है और बहुत सारे यूजफुल ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलते हैं उसके अंदर, जैसे मीथेन हम लोग को मिल जाता है। ठीक है, फिर क्या बोल सकता हूं मैं कि वो जो अगर आप इन सारे ऑर्गेनिक मैन्योर को अपने सॉइल के अंदर डालोगे, तो सॉइल के अंदर भी क्या चलेगी, सॉइल के अंदर पहले से माइक्रोब प्रेजेंट है, तो माइक्रोब क्या करेंगे, उसको तोड़ने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ उसकी वजह से आपकी जो मिट्टी है वो भी क्या हो जाएगी, थोड़ी सी बुरबुरी सी हो जाएगी, मतलब ऐसे नरम नरम सी हो जाएगी, जिसकी वजह से उसका फर्टिलिटी भी बढ़ जाएगा। सही बात है, और आपको ज्यादा इस पे खाद पे आपको पैसा वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ में आ रही बात? तो कोई भी ऐसी फार्मिंग जो ऑर्गेनिक मैन्योर से बनी हो, ठीक है, जिसमें हम लोग कोई भी केमिकल चीजें ना यूज कर रहे हो, वो उसे हम लोग क्या कहेंगे, ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग का आजकल बहुत डिमांड बढ़ रहा है, क्योंकि ये जितनी भी चीजें होती है, देखो हम सब, हर कोई चाहता है कि उनकी हेल्थ अच्छी रहे। ठीक है, मैं भी चाहता हूं, आप लोग भी चाहते रहोगे कि फिर आपकी और आपकी फैमिली की जो हेल्थ है वो क्या रहे, अच्छी रहे। और अगर आप केमिकल फर्टिलाइजर यूज करोगे, तो केमिकल फर्टिलाइजर यूज करके या फिर केमिकल वाली चीजें यूज करके हम लोग ज्यादातर
हेल्दी नहीं रह सकते। इसीलिए आजकल बहुत सारी कंपनीज है जो ऑर्गेनिक वाली चीजों को प्रमोट करते हैं। ऑर्गेनिक हम लोग बोल सकते हैं, बहुत सारी चीजें, फेस वॉश होते हैं, अलग अलग टाइप की चीजें वो लोग ऑर्गेनिक बनाना चाह रहे हैं। तो ये सारी की सारी चीजें क्या है, दैट इज किसके अंदर आएंगी, ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर आएगी। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज है जो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि इसकी प्रोडक्टिविटी ना भैया कम रहती है। बढ़ेगी, ये इंक्रीज होगी, ठीक है, इंक्रीज होगी, धीरे धीरे इंक्रीज होगी, ये एकदम अचानक से इंक्रीज नहीं होती। जैसे केमिकल फर्टिलाइजर है ना, आप केमिकल डालो, आपकी प्रोडक्टिविटी अचानक से इंक्रीज जाती है। लेकिन अगर आप ऑर्गेनिक फार्मिंग करोगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा इंक्रीज नहीं होती है। समझ में आ रही बात, ज्यादा इंक्रीज आपकी प्रोडक्टिविटी नहीं होती है। इसकी वजह से कोई भी कंट्री या फिर कोई भी नेशन हम लोग बोल सकते हैं वो एकदम से ऑर्गेनिक फार्मिंग नहीं कर सकता। जैसे अभी आप लोगों ने सुना होगा जो श्रीलंका था, ठीक है, श्रीलंका का बहुत बुरा हाल हो गया था। उसके पास ना हम लोग बोल सकते हैं ना वीट था, ना ही उसके पास राइस था। क्यों नहीं था पता है? क्योंकि उसने अचानक से सारे केमिकल फर्टिलाइजर्स को बैन कर दिया और बोला कि भैया चलो ऑर्गेनिक फार्मिंग करो। फार्मर्स को क्या बोला कि क्या भैया अब तुम लोग सारे केमिकल फर्टिलाइजर्स को क्या कर दो, बैन कर दो, बंद कर दो, यूज करना बंद करो, और अब क्या करना है, तुम लोग को ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी है। तो देखो, ऑर्गेनिक फार्मिंग का ऐसे फटाक से रिजल्ट नहीं आता। कोई भी चीज, कोई भी नेचुरल चीज का फटाक से रिजल्ट नहीं आता ना, तो इसको होने में टाइम लगता है, ठीक है, इसको होने में क्या होता है, टाइम लगता है बच्चों। तो अचानक से अगर आप बैन कर दोगे कोई भी चीजों को, केमिकल फर्टिलाइजर्स को, तो हम ऑर्गेनिक फार्मिंग से इतना प्रोडक्शन नहीं निकलेगा कि वो सारे देश की जो जितनी भी नीड है उसको फुलफिल कर सके। सही बात है। इसकी वजह से वहां पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिला था। बाहर देश से जो वीट है, जो चावल है, उसको इंपोर्ट कराना पड़ा था श्रीलंका के अंदर, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम लोगों को देखने मिली थी। ठीक है, जनरली जो आसाम वाला हिस्सा है, ठीक है, आसाम जो हम लोग का ईस्ट इंडिया है, वहां पे आप लोग को ऑर्गेनिक फार्मिंग ज्यादा देखने मिलती है। वहां पे कंप्लीट ऑर्गेनिक फार्मिंग है। समझ में आ रही बात? उसको जीरो कार्बन एरिया भी बोलते हैं, मतलब वहां पे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, वहां पे अच्छी खासी ऑक्सीजन है। वहां पे हम लोग बोल सकते हैं कंप्लीटली हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग वहां पे करते हैं। ऐसा क्यों? और वो लोगों ने भी एक दिन में नहीं किया, उन लोग को भी काफी साल लग गए ऑर्गेनिक फार्मिंग को डेवलप करने में। समझ में आ रही बात? तो इस चीजों को एक झटके में हम लोग बंद नहीं कर सकते, जैसा श्रीलंका के साथ हुआ वैसा हो सकता है। क्लियर है? समझ में आ गया ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होता है? समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है एपीकल्चर। देखो, एपीकल्चर क्या होता है? जो हनी होता है, आप लोग घर में हनी आता होगा, ये ना बड़े बड़े अलग अलग ब्रांड्स का हनी आता है। तो वो हनी कहां से मिलता है? आप लोगों को तो पता है ना हनी कहां से मिलता है। जो हनी बी का छत्ता होता है, ठीक है, उसके अंदर हनी बीज लाती है वो हनी, जो अपने फ्लावर्स होते हैं उससे चुरा चुरा के, तो फ्लावर्स से चुरा चुरा के वो एक लिक्विड लाती है जिसको नेक्टर बोलते हैं, और उस नेक्टर को हम लोग क्या कर, वो किसमें कन्वर्ट करती है, उसको हनी में कन्वर्ट करती है। तो पहले क्या होता था पता है? पहले हनी कैसे निकाले जाते थे? पहले जहां पे भी ऐसा छत्ता दिखता था मधुमक्खी का, तो लोग जाते थे उसके नीचे आग लगा देते थे। सही है। अब वो आग के धुएं की वजह से बहुत ज्यादा मधुमक्खी भागती थी, यहां वहां भागती थी, और बहुत सारी मधुमक्खियों का डेथ भी हो जाता था। सही है। और उसके बाद फिर लोग जाते थे उसको तोड़ तोड़ के, जो मधुमक्खी का छत्ता है उसको वहां से हनी निकाल लेते थे। कुछ टाइम ऐसा होता था कि लोगों को मधुमक्खियां काट भी लेती थी, तो लोगों को बहुत प्रोडक्शन के साथ जाना पड़ता था वहां पे ताकि मधुमक्खी काट ना ले। सही है। तो ये बहुत ही रिस्की चीज है, साथ ही साथ आप मधुमक्खी को मार रहे हो, तो ये बहुत ही ज्यादा गलत चीज है। इसीलिए कुछ हनी बी के बॉक्सेस आते हैं, ठीक है, कुछ बॉक्सेस आते हैं। उन बॉक्सेस में आप इजीली क्या कर सकते हो? कल्टीवेट कर सकते हो हनी बीज को। ठीक है। इस फंक्शन को हम लोग, इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इज एपीकल्चर। ठीक है। हनी बीज के कल्टीवेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? एपीकल्चर। इसका एक बॉक्स आता है, तो उस बॉक्स में जनरली क्या होता है? नीचे हनी कलेक्ट होता रहता है, ऊपर हनी बीज रहती है। तो आप क्या करो, ऊपर वाला बॉक्स हटा दो, तो आपकी हनी बीज वैसे सेफ है, नीचे का क्या कर लो, हनी अलग कर लो। सही है। तो ये हो गया आपका एपीकल्चर। क्लियर है? ज्यादा आप लोगों को डिटेल में नहीं जानना है, छोटी छोटी चीजें वही आप लोगों को देखनी है। ठीक है। नेक्स्ट है दैट इज कल्टीवेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट। देखो, आप लोग को पता है कि इंडिया इज अ रिच इन बायोडाइवर्सिटी। इंडिया के पास इतनी अच्छी बायोडाइवर्सिटी ना, इंडिया के अंदर बहुत अलग अलग टाइप के प्लांट्स हम लोग को देखने मिलते हैं। क्यों पता है? क्योंकि हमारा जो इंडिया है ना, वो ट्रॉपिकल लाइन के ऊपर से जाता है। ट्रॉपिकल लाइन क्या होती है? आप लोगों ने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा ना, एक लाइन होती है जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, कुछ तो बोलते हैं यार, मेरा ज्योग्राफी थोड़ा वीक था, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं शायद। तो वो हमारे इंडिया के ऊपर से जाती है। सही है। जिसकी वजह से जो जहां जहां वो लाइन होगी ना, जहां मतलब जहां से भी वो लाइन क्रॉस हुई है, इसका मतलब क्या है कि वहां पे गर्मी ज्यादा होगी। गर्मी ज्यादा होगी मतलब लाइट ज्यादा होगी सन की, और जब सन की लाइट ज्यादा होगी तो फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगा, जिसकी वजह से प्लांट ज्यादा होंगे, और अगर प्लांट ज्यादा होंगे तो एनिमल्स भी ज्यादा होंगे। इसीलिए इंडिया में बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। ठीक है। इंडिया के अंदर बायोडाइवर्सिटी की बात करूं तो बहुत ज्यादा, बहुत अलग अलग टाइप के हम लोग को प्लांट देखने मिलते हैं। और कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो हम लोग बोल सकते हैं कि एज अ मेडिसिन काम आते हैं। बहुत सारे ऐसे मेडिसिन आज भी अवेलेबल है मार्केट में जो कि प्लांट से बने हुए, प्लांट से डिराइव हुए हुए। आप लोगों ने सुना होगा, कहानियां सुनी होंगी, जैसे बहुत सारे हम लोग बोल सकते हैं
जो जैसे आप लोग ने इसमें सुना होगा ना कहानी, संजीवनी बूटी लेकर आए थे, तो इसमें रामायण में सुना होगा आप लोग ने, ठीक है। तो संजीवनी बूटी क्या है, ये भी एक टाइप का ट्री है, लीफ है, सही बात है, ठीक है। हम लोग आयुर्वेदा यूज करते हैं, इंडिया में आयुर्वेदा था बहुत पहले, हमारे पूर्व ये था, ठीक है, हमारे इसमें दिया हुआ है, वेद में दिया हुआ है। तो आयुर्वेदा को हम लोग यूज करते हैं। उसके अंदर क्या है, उसके अंदर बहुत सारे मेडिकल प्लांट के बारे में बताया हुआ है कि भैया इस मेडिकल प्लांट से हम लोग ये बीमारी ठीक कर सकते हैं, इस मेडिकल प्लांट से हम लोग ये बीमारी ठीक कर सकते हैं। ये इंडिया में हो रहा है बच्चों, ठीक है। दो प्लांट्स का नाम दिया हुआ है, एक है आपका एजेटोरा वेसिका, ठीक है, और एक है आपका दैट इज मेलिया एजेंट। ये जो मेलिया एजेंट है ये क्या है आपका तुलसी, ठीक है। आपके घर पे भी होगा ना, शायद हम लोग के तो घर पे, मेरे घर पे तो है एक्चुअली में, आप लोग घर पे भी होगा तुलसी का प्लांट। पता है अगर आपको कभी भी सर्दी जुकाम होती होगी तो मम्मी क्या करती होगी, घर पे काढ़ा बनाती होगी और उस काढ़े में 3-4 तुलसी के पत्ते डाल देती होगी, जिसकी वजह से वो काढ़ा क्या मतलब जो भी तुलसी का पत्ता है वो क्या करता है, एज अ मेडिसिनल यूज करता है, और आपका जो सर्दी या फिर जुकाम हुआ है उसको जब वो जल्दी से क्या हो जाता है, ठीक हो जाता है। सही है। सो ये एज हम लोग बोल सकते हैं इट इज अ मेडिसिनल प्लांट। आपका जो टर्मरिक होता है, ठीक है, आपका टर्मरिक भी इट इज ऑल्सो मेडिसिनल प्लांट। देखा है, कभी चोट लग जाती है तो मम्मी लोग हल्दी बांध देती है उसके ऊपर, ठीक है, या फिर कभी किसी को बुखार हो जाता है तो हल्दी वाला दूध पिलाया जाता है। क्यों? क्योंकि इसका भी क्या है, एज अ मेडिसिनल फंक्शन ही है। बहुत सारे अच्छे अच्छे इफेक्ट दिखाते हैं कुछ प्लांट्स हमारे बॉडी पर, समझा। तो दीज आर द कल्टिवेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट। तो अगर आप ऐसे मेडिसिनल प्लांट को क्या करो, अपने बगीचे में कल्टिवेट कर दो या फिर इसका फार्मिंग करो, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज कल्टिवेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट। क्लियर है, ठीक है। लास्ट टॉपिक है हमारा दैट इज फ्रूट प्रोसेसिंग। फ्रूट प्रोसेसिंग मतलब क्या, कि आप लोग ने खाया होगा, देखो बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स होते हैं जिनको हम लोग फैक्ट्री में प्रोसेस करके अलग अलग प्रोडक्ट बना देते हैं। जैसे आप लोग ने चॉकलेट खाया होगा, ठीक है, आप लोग ने जैम खाया होगा, सही है, आप लोग ने कैंडीज खाई होगी अलग अलग फ्रूट के कलर की, ठीक है, कलर बोल सकते हैं, अलग अलग फ्रूट के टेस्ट की। जैसे मैंगो की कैंडी आती है, ठीक है, कच्चा मैंगो है, फिर एक एप्पल की है, अलग अलग टाइप की कैंडीज आती है ना। तो आप लोग ने कैंडीज खाई होंगी, फिर जेलीज खाई होंगी आप लोग ने, ठीक है, फिर बहुत सारे जूसेस आते हैं मार्केट में। तो ये सारे जूसेस कहां से बनते हैं, मेनली ऐसा हम लोग को ऐसा कहा जाता है कि इट इज डिराइव फ्रॉम द फ्रूट। ये सारी चीजें कहां से बनती हैं, फ्रूट से बनती है। लेकिन हर जगह ऐसा पॉसिबल नहीं होता। जैसे अभी बहुत सारे जूसेस ऐसे होते हैं ना जिसके अंदर आर्टिफिशियल कलरिंग एजेंट और आर्टिफिशियल टेस्टिंग एजेंट डाले जाते हैं, जिसके वजह से उसका टेस्ट और कलर उसके जैसा हो जाए। उसके अंदर फ्रूट होता नहीं है जनरली, ऐसा हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो समझ में आया। तो फ्रूट्स क्या होते हैं, फ्रूट प्रोसेसिंग मतलब क्या होगा कि आप नॉर्मल सा कोई एक फ्रूट ले लो, जैसे मैंगो का फ्रूट ले लो, ठीक है, मैंगो का एक फ्रूट ले लो और इस फ्रूट को प्रोसेस करो कंपनी में, और इससे अलग अलग चीजें क्या कर लो, बना लो, जैम बना लो, कैंडी बना लो, जेली बना लो, जूसेस बना लो, अलग अलग चीजें क्या कर लो, बना लो। इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज फ्रूट प्रोसेसिंग, ठीक है। चॉकलेट भी खाते रहोगे आप, चॉकलेट तो खाते रहोगे ना, जैसे खाना नहीं चाहिए ज्यादा, दांत खराब हो जाएगा। तो चॉकलेट भी किससे बनता है, एक फ्रूट होता है दैट इज कोका सीड होती है, ठीक है। कोका के सीड से क्या बनता है, आपका चॉकलेट बनता है, उसको ग्राइंड करके बनाया जाता है। समझ में आ रही बात, ठीक है। तो आई होप आप लोग को ये वाला टॉपिक भी अच्छे से समझ में आएगा। और यहाँ पे आपका जो लेसन है वो क्या हो चुका है, पूरी तरह से खत्म हो चुका है, कम टाइम में हो गया, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को आज का जो लेसन है, आपका जो लेक्चर है वो एकदम इजीली समझ में आ गया होगा, ज्यादा कुछ था नहीं ना, तो इजी छोटी छोटी चीजें आप लोग को समझ में आ गई होंगी, ऐसा मैं आशा करता हूँ, ठीक है। अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दो। इंस्टाग्राम पे आना, मुझे बताना कि सर आपका लेक्चर मुझे बहुत अच्छा लगा, सबको समझ में आ गया। अगर कोई डाउट है तो वो भी पूछ लेना, ठीक है। बहुत सारे बच्चे पूछते रहते हैं डाउट, तो आप भी आके वहां पे पूछ सकते हो। क्लियर है, समझ में आया तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर नए हो तो, और हमारा जो बेल आइकन है उसको भी ऑल पे सेट कर दो, और प्रीवियस जो वीडियोस है उसको भी देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लेक्चर आप लोगों को मैंने ही पढ़ाया, बहुत सारे लेसन आप लोगों को मैंने पढ़ाया, ठीक है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्टडिंग।